ब्राह्मण समाज देश की दिशा और दशा दोनों बदलने की हैसियत रखता है। वो बनारस की नगरी, ये धर्म की नगरी कही जाती है, परंतु इस पे एक बहुत बड़ा साया है कि मैं कोडिंग कब सिर्फ हूँ और मैं जो भी आज हूँ अपने दम पर हूँ। 3 तिगारा सबका काम बिगाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने आपसे कहा था, संकुल संवाद में हम उन शख्सियत को लाएंगे जिन्होंने समाज में परिवर्तन का बिगुल फूंका है। ऐसी शख्सियत जो पूर्वांचल में या कहीं उत्तर प्रदेश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शशि प्रताप सिंह जी, इक्वल नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह जी सकून टाइम स्टूडियो में। शशि प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2022 के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। जी। 2022 में कुछ कसक अधूरी थी, उस समय आप कहीं और थे और आज एक अपनी अलग पहचान बनाए हैं। जी। और सकून टाइम की पूरी टीम के साथ के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इन ऊंचाइयों पे जाने के लिए। और भारत के तीसरे सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खासम खास ये कल बनारस में अगर अखिलेश जी आते हैं तो जिनके घर जाते हैं वो है शशि प्रताप सिंह जी। शशि प्रताप सिंह जी, आपने सुभाषपा छोड़ा और आज अपनी पार्टी बनाई। हम सबसे पहले इसी पे आते हैं, उसके बाद और चर्चा करेंगे। तो सुभाषपा छोड़ने और अपनी पार्टी बनाने के बीच का क्या कसमोकस था? देखिए, सुभाषपा मैं जब ज्वाइन किया था तो ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे थे जी। और वो गरीबों की आवाज बनना चाहते थे, मान्यवर कांशीराम जी की तरह। जी। और मान्यवर कांशीराम जी के वो चेले भी थे। बिल्कुल। लेकिन जब उस संघर्ष को मैंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उसमें हाथ लगाया, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और उनको बहुत आगे तक ले गया। और मेरा एक सपना था कि 8 बार लगातार चुनाव लड़ने के बाद एक भी सीट और खाता नहीं खुलना, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैंने वचन लिया कि जब तक एक खाता ना खुलवा दूं सुभाषपा का, तब तक ओम प्रकाश राजभर जी और मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। हम दोनों लोग दो जिस्म एक जान की तरह थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब 2017 में जब खाता खुला जी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव जीते, उसके बाद मंत्री बने, फिर भाजपा से बगावत किया उन्होंने, तो मुझे लगा कि 2022 में भाजपा से बगावत करने के बाद लगता है चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो मैं बोला कि 2022 में भी इनको चुनाव जिता दिया जाए। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन किए। उस समय मैं बोला कि अब यह गठबंधन टूटेगा नहीं, अटूट गठबंधन है। भाजपा से टूट गया सो टूट गया, माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं टूटेगा। अगर आप गठबंधन तोड़ भी देंगे आगे जाके, लालची नेता बन जाएंगे, आप अपने लालच में तोड़ देंगे, लेकिन शशि प्रताप सिंह और माननीय अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि शशि प्रताप सिंह वो बंदर नहीं है कि जिस डाल पर बैठता उसी को ही लाता हो। तो ओम प्रकाश राजभर जी जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव लड़े 2022 में मिलकर और फिर से विधायक बन गए और फिर उनका दिमाग चेंज होकर भाजपा में जाने लगा, तो मैंने उनको नमस्ते बोल दिया। मैंने बोला कि देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, और एक वचन बहुत बड़ी चीज होती है। और क्षत्रियों में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। वो उसमें का शशि प्रताप सिंह ने। देखिए, जैसा कि आज क्षत्रियों के बीच एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं, ये कल हम समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं और समाजवादी पार्टी में आप क्षत्रियों के लिए एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं पूरे प्रदेश में। अखिलेश यादव जी भी इस चीज को कहते हैं, अखिलेश यादव जी भी आपको प्रमोट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी एक लगन थी कि आपने अगर थोड़ा सा भी लालच रहता तो आज आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहते, वो मंत्री हैं, आप उसका लाभ कहीं ना कहीं उठाते, परंतु आपने सत्ता से बगावत की। देखिए, शशि प्रताप सिंह जन्म के बाद जब होश लिया तो उसने एक ही चीज सीखा, मुझे मांग कर नहीं, अपने कर्म से मुझे हर चीज पाना है। अगर
मुझे विधायक बनने का शौक होता तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी से लड़ झगड़ के शिवपुर विधानसभा लेता और लड़ता चुनाव और जीतता और जीतकर विधायक होता। लोग तो ये कहते हैं कि 2022 में शिवपुर विधानसभा से टिकट ना मिलने के कारण आपने सुभाषपा छोड़ा। जी नहीं, मैंने जीवन में कभी भी मांगा नहीं। मैं अपने माता पिता से नहीं मांगा हूँ। मैं कर्म योगी हूँ। मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं जो भी आज हूँ अपने दम पर हूँ। किसी के सहायता से, किसी के सहयोग से मैं नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ आज अपने दम पर हूँ। मैं कर्म योगी हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ और भाग्य हमारा प्रभु लिखते हैं। अगर हमारे भाग्य में होगा तो कोई माई का लाल छीन भी नहीं सकता है। हो सकता है। और सुनिए, एक बात और सर बता दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी एक नहीं कई मुलाकात, मेरे घर भी हैं, मेरे निवेदन पर कई बार बनारस भी उन्होंने आया। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो मुझे विधायक बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, और ना जीवन में कभी कहूंगा। दूसरी बात, जिस तरह मेरा एक लक्ष्य था ओम प्रकाश राजभर जी को विधायक बनाना, मैंने बनाया। अब हमारा नेक्स्ट लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य है, आज मैं आपके चैनल पर खुलेआम बोल रहा हूं, नेक्स्ट लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना और सुशासन का राज उत्तर प्रदेश में कायम करना। क्या ये लगता है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जी, लेकिन मैंने कहा मैं कर्मयोगी। बातें बहुत हद तक सही भी होती हैं। मैं कर्मयोगी हूं जी। मैं कर्म पर विश्वास और धरातल पे, जमीन पे जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, 2027 में मैं आपके चैनल पे जी। एक खुलासा करने जा रहा हूं और चुनाव के बाद फिर मैं आऊंगा और आप हमसे पूछिएगा। चुनाव से पहले भी हम बुलाएंगे 2027 में, चुनाव के बाद ही नहीं। देखिए, 170 जी सीटें लगभग समाजवादी पार्टी जीतेगी 27 में। 170 सीट, फिर भी तो बहुमत से दूर रह जाएगी। अरे बहुमत मिलेगा ना, और 100 के नीचे आ जाएगी बीजेपी। बीजेपी 100 के नीचे, बहुत बड़ा आप दावा कर रहे हैं सतीश जी। दावा नहीं कर रहे हैं, मैं जमीन पर जो चीज दिखाई दे रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहीं ये ब्राह्मणों की बैठक को लेके तो आप नहीं कह रहे हैं? उसमें उन लोगों का तो अहम योगदान ही रहेगा। जिस तरह से बीजेपी से ठाकुर और ब्राह्मण दोनों नाराज चल रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी जी के स्वजाती, वो नाराज कहाँ चल रहे हैं? नहीं, योगी जी के स्वजाती है तो मैं भी हूँ, तो मैं खुश हूँ क्या? मैं भी तो नाराज हूँ। अरे ये बताइए, कौन कितने कैरेट का है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शशि प्रताप सिंह 24 कैरेट का राजपूत है। जो कहता है वो करता है। शशि प्रताप जी, आप कह रहे हैं यहाँ स्वजाति होने के इल्जाम लग रहा है। आपके मुखिया भी कह रहे हैं स्वजाति लोगों पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही, बुलडोजर पे ब्रेक लग गया है। योगी जी स्वजाति लोगों को बचा रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं स्वजाति लोग उनसे नाराज रहे? अब योगी जी क्या करें? योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर महीने एक तो हल्ला उठता है कि योगी जी को हटाया जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य को लाया जा रहा है। योगी जी को हटाया जा रहा है, अब पाठक जी को लाया जा रहा है। तो योगी जी सोच रहे हैं कि हम अपन टीम बना लें, अब बना के एक ठाकुरन की टीम रही कि अगर बीजेपी वाले 3-5 करी हैं तब अलग से हट के अखिलेश यादव के साथ मिलकर सरकार बना ले। ऐसा ना हो, यस, ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले ही खेल हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी 4-5 दिन के बाद फिर ब्राह्मण समाज की बैठक होने जा रही है। अभी आपके नेता ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब बाबू साहब, पंडित जी, बाबू साहब लोगों जी की बैठक हो रही तो सही है, कुर्मी महासभा की बैठक हो रही तो सही है, जो कि खुद पंकज चौधरी जी ने दिल्ली आवास पे कुर्मी महासभा की बैठक अपने आवास पे कराई थी प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले, जिसका ट्विटर हैंडल से ट्वीट चित्ता त्रिपाठी ने भी किया है। परंतु जब ब्राह्मण समुदाय की बैठक हुई, जो कि पूजनीय होता है, हर समाज का पूजनीय होता है, और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी उसमें होते हैं, और ब्रजेश पाठक उनके मुखिया भी हैं, उसके बाद आखिर पार्टी की इतनी खलबली क्यों मच गई? देखिए, सबसे पहला तो मैं इस बात को काटूंगा कि पूजनीय ब्राह्मण समाज का मुखिया ब्रजेश पाठक हो ही नहीं सकते हैं। तो भाई डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम नहीं है, स्टैम्प मोहर वाले सीएम है। स्टैम्प मोहर वाले सीएम, मतलब तभी तो नाराजगी है। मतलब एक स्टूल वाले मंत्री है और एक स्टैम्प वाले मंत्री, आपने एक और बात जोड़ दी है। जी, इसीलिए तो नाराजगी है।
आखिर पूजनीय ब्राह्मण समाज जो सनातन धर्म को जन्म से लेकर मृत्यु तक चलाता है, बिल्कुल। उस समाज क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है ना कि हमारे जो जिनको हमारे समाज के जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है वही असंतुष्ट है, उनकी ही नहीं सुनी जा रही है, तभी तो ये मीटिंग हो रही है। हाँ, पिछले 8 सालों से देखा जाता है कभी किसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं, किसी में ब्रिजेश पाठक नहीं जाते हैं। अभी एक ताजा वीडियो आया था जिसमें योगी जी जब मंच पे चढ़े तो राजनाथ सिंह वहां से उठ के राजनाथ सिंह जब मंच पे चढ़े तो योगी जी उठ के चले गए। तो क्या अंदर की खींचतान है उस पार्टी की? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं ना, जी, वो कहीं से 1% भी गलत और काटने वाला बात नहीं कहते हैं। वो शुरू से कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आपस में लड़ रही है और डब्बा जो है पिचकता जा रहा है। इंजन, दो गाड़ी के इंजन के पीछे 17 डब्बा होता है। जी, जी। जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग होते हैं वो 17 डब्बा है। वो डब्बा आपस में जब इंजन लड़ती है तो डब्बा पिचकता जा रहा है। पिचकने का कारण है कि अलग अलग बैठक और मीटिंग करनी पड़ रही है कि हम लोग को इतना उपेक्षित किया जा रहा है इस सरकार में कि हमको मंत्री बना दिया गया, हम विधायक हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए आज से 3-4 महीना पहले हमारे राजपूत समाज के भी लोगों ने कुटुंब मीटिंग किया था और अभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। इसके बाद देखिएगा और भी समाज के लोग करेंगे और सबको अधिकार है अपना हक अधिकार लेने का, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का और अपने क्षेत्र में विकास। कोई भी नाराज ब्राह्मण समाज नाराज नहीं है कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। उनका मानना है कि मैं अपने क्षेत्र में जो विकास करना चाहता हूं वो विकास की लंबी फहरिस्त लिस्ट है, उसको पास नहीं किया जा रहा है। उनके गांव में, उनके क्षेत्र में नाली, पुलिया, खरंजा, लाइट, बत्ती, बिजली, पोल जो पास करना चाहते हैं वित्त मंत्रालय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन लोगों को किनारे कर दिया जा रहा है और बीजेपी के जो चुनिंदे लोग हैं उनके द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो क्यों नहीं नाराज होंगे? स्वाभाविक है नाराज होना उनका। अभी जैसा कि हम जानते भी हैं और लगातार सुन भी रहे हैं, शिवपाल यादव जी ने भी कहा कि सपा एक ऐसी पार्टी जो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान करती है। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं 1001% सहमत हूँ। नेताजी थे मुख्यमंत्री जी, नेताजी के पास साथ कौन कौन लोग रहते थे हमको बताइए? जनेश्वर मिश्रा जी, जनेश्वर मिश्रा जी छोटे लोहिया के नाम से नेताजी के हमेशा बाएं और दाएं रहते थे। अमर सिंह रहते थे, मोहन सिंह रहते थे, बेनी प्रसाद वर्मा रहते थे, आजम खां रहते थे। और नेताजी क्यों इनको रखते थे अपने साथ? ये लोग नेताजी के साथ क्यों रहते थे? इन लोगों का एक सिंडिकेट था। उस सिंडिकेट में कोई भी विकास का काम करना है, कोई भी काम करना है तो आपस में राय करते थे कि देखो भाई, सबको बराबर बराबर हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अति दलित हो। और वो लोग राय करते थे। जब नेताजी किसी चीज से को नहीं समझ पाते थे तो अमर सिंह से पूछते थे, अमर सिंह भी नहीं समझ पाते तो मोहन सिंह से पूछते थे, मोहन सिंह नहीं समझ पाते जयसन मिश्रा जी से पूछते थे और लास्ट में जयसन मिश्रा जी जो कहते थे वही डन होता था, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है और पूजनीय रहेगा। ब्राह्मण समाज देश की दिशा और दशा दोनों बदलने की हैसियत रखता है। मायावती जी के साथ वो 3 बार रहा, तीनों बार मायावती मुख्यमंत्री रही। माननीय नेताजी के साथ सतीश चंद्र मिश्रा जी थे, हाँ, बसपा में जी। उसी तरह जनेश्वर मिश्र जी या और भी समाज के लोग जब नेताजी के साथ थे तो सरकार उनकी बनती थी। आज लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़ नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2027 में यही पूज्य ब्राह्मण समाज, यही हमारे स्वजाति भाई राजपूत समाज अखिलेश यादव जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और सरकार बनेगी। और एक खुलासा आपको मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल खुलासा है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। मैं जरूर सहयोगी दल में हूं, लेकिन जिस दिन मेरा बस चलेगा 4 मुख्यमंत्री बनेंगे यहां, 1 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री, और सबके पास पावर होगा। एक
पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, जी और एक अगरा उप मुख्यमंत्री होगा, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा, एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री। यहाँ क्या है, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, 3 तिगारा, सबका काम बिगाड़ा। अब ये बताइए, आप लोग एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं केशव प्रसाद मौर्य पे कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाए। आज एक बहुत चर्चित विधायक हैं जो सपा से अलग हुए, वो उनके पास बार बार टिकट के लिए भी जा रहे हैं, मनोज पांडे जी। ठीक, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या वो मनोज पांडे जी को टिकट देंगे? देखिए, मनोज पांडे जी को शुद्ध रूप से कहा जाए अगर, तो ये लोग व्यापारी हैं, और इन लोगों ने अपने कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार किया है, अनियमितता किया है, कि अपनी जान गर्दन जो फंसी है उसको बचाने के लिए बीजेपी में नतमस्तक हुए हैं वो। ईडी और सीबीआई के डर। जी 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 ये भी डर बहुत बड़ा है। जी। तो आप गलत करेंगे, जी आप अगर जी धान बोएंगे तो धान ही काटेंगे ना। तो आपने अपने विधायकी काल में आपने एक को अच्छा बोया ही नहीं, तब काटिए, जेल जाना तय है। 27 में सरकार बनेगी अखिलेश भैया की ना, जी सब जैसे ये लोग जांच करा रहा है ना, एको को छोड़ा थोड़े जाएगा, हम लोग भी सबको जांच कराएंगे, और जांच करा के जो पाएगा सही में, वहां जाति धर्म मजहब नहीं देखा जाएगा। अगर यादव समाज का भी गलती करेगा, ब्राह्मण समाज भी करेगा, राजपूत समाज, पाल, प्रजापति, कुहार, लोहार, नाई, धोबी, धरिकार, भर, बिहार, जो भी जाति धर्म के लोग होंगे, जो भी गलत करते हुए गलत किया है पहले या गलत करते पाया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 के बीच में जो उत्तर प्रदेश में काम का नींव रखा, विकास रूपी, उसी विकास रूपी काम को लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शशि प्रताप जी, आप बनारस से हैं। बनारस में जो बनारस की नगरी है, धर्म की नगरी कही जाती है, परंतु इस पे एक बहुत बड़ा साया है कि मैं कोडिन कप सिरप का। कोडिन कप सिरप के जो महा घोटाला हम कह लें, उस महा घोटाला को आप कैसे देखते हैं शशि प्रताप सिंह जी, और इससे क्या काशी की छवि धूमिल हुई है? देखिए, 8 साल, 8.5 साल बाबा जी की सरकार हो गई, जी और इस 8 साल के अंदर छोटे मोटे घोटाले तो हुए, लेकिन इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा जहर की पुड़िया, इतना बड़ा जहर का सौदागर, इतना बड़ा जहर का व्यवसाय इस 8 साल में देखने को किसी को नहीं मिला, जिसको कोविड सिरप के नाम से हम जान रहे हैं, कोडिन सिरप के नाम से जान रहे हैं। और अगर कोई 100 करोड़ से 1000 करोड़ का आदमी बन गया तो एक दिन में नहीं बनता है, उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगता है। उस सारा चीज की शुरुआत इन्हीं की सरकार में हुई है, और सारा चीज की शुरुआत का पकड़ भी इन्हीं के सरकार में हुई है। परंतु लेकिन इस 8 साल के बीच में, इस 8 साल के बीच में इस सरकार का खुफिया तंत्र, LIU, CBI, CID, पुलिस, ये कहाँ थी? बहुत बड़ी बात है। जानती थी। जब तक माल तगड़ा मिलता रहा तब तक आंख पे पट्टी था, धृतराष्ट्र की तरह। माल में कमी आई, पट्टी खुल गया, पकड़ में आ गया। बनारस में ही आपके समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ जी भी विगत दिनों पूर्व आए थे। उन्होंने कहा था कि कोडिन कप सिरप में 5 लाख 10 लाख पर डे के हिसाब से लोगों को जाता था। एकदम सत्य है, ये सत्य है, एकदम सत्य है। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि जितने बाहुबली हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने राजनेता हैं, जिसके पास साइकिल नहीं था ना, इस सरकार में स्कॉर्पियो 4-4 लेके घूम रहा है। कहां से आ गया पैसा? ये जांच का विषय नहीं है, हैं? जो 40 रुपये मीटर कपड़ा पहन के कुर्ता पजामा सिलवाता था, वो 4000 रुपये मीटर कपड़ा कुर्ता पजामा सिलवा रहा है। कहां से पैसा आ गया? जिस दिन पैसे का रेशियो कम हुआ, उसी दिन लोग उसके पीछे पड़ के उसको उसी को अपने लोग पकड़वा दिए।
ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। शुभम जायसवाल जी, सबको टाइम टू टाइम जी, अपने हिसाब से शेयर बांटता जाता था, उसमें शेयरबाज बढ़ गए। स्वाभाविक है कि 1 लाख रुपए में हमको 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम उसी हिसाब से बांट रहे थे। अब उसमें कुछ नए नए चेगड़ा पैदा हो गए, अपने आप को टाइट कुर्ता पैजामा पहन के और बीजेपी के इनके उनके साथ फोटो खिंचवा के नेता बनने लगे, तो वो भी अपना शेयर खोजने लगे। तो 1 लाख में बांटना है, तब 1 लाख में 10 जगह 12 जगह बांटना पड़ गया। तो जो पहले 8 लोगों को बांटता था उनका रेशियो कम हुआ, वही लोग इसको पकड़वा दिए। मतलब ये सब कुछ एक मिली भगत से चल रहा था। भैया इतना बड़ा 1000 करोड़ का व्यवसाय, आप कैसे ये महसूस कर रहे हैं कि बिना मिली भगत का नहीं होगा? आखिर वो दवा कोडिन सिरप का दवाई का लाइसेंस तो बनवाया होगा, बिल्कुल उस कोडिन सिरप का पहला सैंपल जांच में गया होगा, बिल्कुल गया होगा। आए दिन दवाई की जांच होती है, उसके बाद मार्केट में सर्कुलेट होता है। तो जांच करने वाले लोग क्यों नहीं पकड़ लिए उस समय? क्योंकि उनको माल मिलता था। अखिलेश जी ने इसमें कहा मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडिन भैया, तो ये कोडिन भैया का इशारा किस तरफ है शशि प्रताप सिंह जी? देखिए ऐसा है ना जी, कि जिस तरह से शुभम जायसवाल और कोडिन सिरप का मामला उठा, जी, पुलिस ने तहकीकात जब शुरू की तो किन किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, किनके यहाँ बर्थडे केक कट रहा है, किनके यहाँ कान में बतियाया जा रहा है, कौन किसका वो पैर छू रहा है, किसको गाड़ी तक छोड़ने आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आज आपके साथ हम बैठे हैं यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा कि दोनों में संबंध है, तभी आपस में बात हो रहा है। तो इसको बताने की क्या जरूरत है? और जौनपुर या मिर्जापुर या जो भी पुर हो, आप जिसके से साठ गांठ है उसका नाम तो आएगा ही। और फोटो है, पेपर में है, अखबार में छपा, टीवी पे चला, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है किसका है?